सर ये बताइए, आप महाराष्ट्र की राजनीति को इतने करीब से भी जानते हैं, एकनाथ शिंदे का अगर पॉलिटिकल उनका व्यक्तित्व देखा जाए तो वो किस तरह का है? क्या वो इस तरह का है कि देखिए संजय जाधव जैसे नेता को भी वो तोड़ कर लिया है, भले क्योंकि बीजेपी का भी इस ऑपरेशन में पूरा हाथ था, तो किस तरह की राजनीति है उनकी, उनके बारे में कोई किस्सा आप जो बताना चाहें जिससे उनकी राजनीतिक छवि को मतलब आम जनता भी समझ सके? देखिए, एकनाथ शिंदे बहुत जमीन स्तर के आदमी है। उनका जो व्यवहार, जब वो ऑटो चलाते थे, जब वो बहुत गरीब थे, उस समय जो उनका व्यवहार था लोगों के प्रति या बाकी अपने साथियों के प्रति, व्यवहार उनका भी वैसा ही है। एकनाथ शिंदे के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि इतना बड़ी पोस्ट के आने के बाद उनको अपने पुराने मित्रों से मिलना बंद नहीं हुआ। आज भी उनको पुराने मित्रों से वो खुलकर मिलते हैं, उसी तरह के आम लोगों से वो मिलते हैं। उनके ऊपर बेसिकली अगर आप देखा जाए तो आनंद दिघे की राजनीति का छाप है। चूंकि आनंद दिघे ठाणे के सबसे बड़े व्यक्ति थे, आनंद दिघे की देखरेख में उन्होंने राजनीति शुरू की। आनंद दिघे से उन्होंने शिवसेना की राजनीति को सीखा, बाला साहेब ठाकरे की राजनीति को देखा, राज ठाकरे की राजनीति को देखा, नारायण राणे की राजनीति को देखा। सबकी जो प्रभावशाली लोग थे, मनोहर जोशी जो थे मुख्यमंत्री, उनकी राजनीति को सीखा। तो सबकी राजनीति को देख के इनकी जो अपनी राजनीति ठाणे के अंदर जो बेसिकली एक शिवसेना की होती है, तोड़ फोड़ की, करो या मरो वाली जो राजनीति रही है, उस राजनीति के अगुआ रहे हमेशा से और दबंग लीडर रहे। 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। रात की 2 बजे भी अगर कोई मिलने आता है तो एकनाथ शिंदे को लगता है कि मिलना है, मैसेज जाता है तो उठकर आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि साहब सो रहे हैं, सुबह 7 बजे भी मिल लेते हैं वो। 24 घंटे अगर आप जाएंगे नंदनवन में, आज भी उनका जो उप मुख्यमंत्री का घर है, लोगों का तांता लगा रहता है, आम लोगों का। और लोगों की मदद के लिए आते, वो ये नहीं पूछते शिवसेना के, ये कांग्रेस का है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का है, कि वंचित बहुजन अघाड़ी का है। उनके दरवाजे पे कोई मदद मांगने आया है, उनके हाथ में मदद करने की होगी, वो उस अधिकारी को फ़ोन कर देंगे, वो उसकी आर्थिक मदद करना है कर देंगे, बच्ची की एडमिशन करने की फ़ोन करना है कर देंगे। उनके पास किसी के लिए ना नहीं है, वो सबकी मदद करते हैं। तो उनका ये व्यवहार जो है लोगों के साथ जोड़ने का, वो शिवसेना में रहने के बाद भी उद्धव ठाकरे अवेलेबल नहीं रहते थे। एकनाथ शिंदे सारे विधायकों के लिए, सांसदों के लिए अवेलेबल रहते थे। विधायकों को कोई दिक्कत है सरकार में, गठबंधन की सरकार में, वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास था, विधायक परेशान होते थे, मंत्री परेशान होते थे कि अजीत पवार सपोर्ट नहीं कर रहा, देवेंद्र फडणवीस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो एकनाथ शिंदे के पास आते थे। एकनाथ शिंदे रात को बैठकर अजीत पवार से बात करते थे, जाते थे, अपने एक एक विधायकों की, मंत्रियों की समस्याओं का निराकरण वो करते थे। तो विधायकों को लगा कि भाई हम सांसद और विधायक तो उद्धव ठाकरे के कारण बने, लेकिन हमारी सारी समस्याओं का निराकरण तो एकनाथ शिंदे करते हैं। तो फिर एकनाथ शिंदे को जब लगा कि आदित्य ठाकरे का पार्टी के अंदर बहुत वर्चस्व बढ़ रहा है अनावश्यक रूप से, उद्धव ठाकरे बहुत ज़्यादा 10 जनपद के करीब जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो कांग्रेस पर निर्भर और शरद पवार पर निर्भर हो जा रहे हैं, आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, शिवसेना की जो शाखा पद्धति उससे वो दूर होते जा रहे हैं। तो उनको लगा कि अब भाई वक्त आ गया है कि निर्णय लेना पड़ेगा। उन्होंने विधायक जोड़े और फिर उनकी अमित शाह की मुलाकात हुई अहमदाबाद में। फिर अमित शाह जी ने उनसे कहा कि आप आइए, आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। अब उसमें यह नहीं था कि आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, कहा था आप आओगे आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। एकनाथ जी को उम्मीद थी उप मुख्यमंत्री बनने की। अच्छा, जब मुख्यमंत्री बना एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बने तब उनको कोई कमिटमेंट ऐसी नहीं थी कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे बीजेपी की? ये रात के 1 बजे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑपरेशन के 25 दिन पहले इनकी कब की बात बता रहे हैं आप? 2000 जुलाई की बात बता रहा हूँ मैं, 22 को जब ये टूटे थे, 2022 जुलाई। तो जुलाई को ये अमित शाह जी अहमदाबाद में मिले थे घर पर जी उस समय, और उस बैठक में अमित शाह जी ने कहा था कि ठीक है आप आइए, आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा, सिर्फ इतना कहा था। एकनाथ शिंदे इस बात को समझ नहीं पाए, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी। उनको लगा था कि भाई हो सकता है केंद्र में मेरे बेटे को मंत्री बना देंगे, कुछ और सुविधाएं मिलेगी, जो भी उनको लग रहा होगा। उनके दिमाग में कहीं भी नहीं था कि मुझे मुख्यमंत्री बना देंगे सिर्फ 40 MLA की दम पर। वो उप मुख्यमंत्री मान रहे थे कि उप मुख्यमंत्री बना देंगे, गृह मंत्रालय दे देंगे, पावरफुल मिनिस्ट्रीज दे देंगे, बेटे को लोकसभा में मंत्री बना देंगे। और जब वो तय हुआ तो फिर वो लेके सूरत गए, सूरत से फिर CR पाटिल ने उनके अरेंजमेंट किया, वहाँ से फिर वो भेजा गया, उनको लेकर सीधे आसाम भेजा गया। और उस समय भी पहले उनको भेजा जाने वाला था लखनऊ जी, लखनऊ की बात चल रही थी कि लखनऊ भेजा जाएगा, लेकिन अमित शाह जी ने कहा नहीं, इनको आसाम भेजो। फिर उनको आसाम भेजा गया वहाँ पर, तो वो टूट कर आए और फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया। मतलब तो जब अमित शाह से मिले तो अमित शाह जी से बोला कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी आप मुख्यमंत्री बनाओगे। तो अमित शाह जी ने कहा मैंने आपसे कहा था उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा, तो आपको दिया, तो उनको फिर मुख्यमंत्री बनाया। और फिर वो जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, 2.5 साल उन्होंने बहुत काम किया, उनके नाम पे आप चुनाव लड़े। देवेंद्र फडणवीस का जो संगठन था, देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता थी, सरकार आई। अच्छा, और इसीलिए जब अभी उप मुख्यमंत्री भी बने तो शायद वैसा कोई विरोध उस तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था पहले भी मिल चुका है, आगे भी मिलने की संभावना। नहीं, देखिए मुख्यमंत्री बनने की तो इच्छा थी, वो सोच रहे थे कि भाई जब 40 में मुख्यमंत्री बना सकते हैं, मैं मुख्यमंत्री तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर मुझे मुख्यमंत्री, और ये चल रहा था कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे, एकनाथ जी को वहाँ मुख्यमंत्री बनाएगा, देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली लाया जाएगा, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे या मोदी जी की कैबिनेट में आएंगे। ये बहुत चर्चा थी, तो उनको भी उम्मीद थी। लेकिन 132 सीटें आने के बाद
आपको मतलब ये आप उम्मीद करो कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाए, ये तो संभव नहीं। पार्टी पहले होती है किसी के भी लिए, लेकिन उनका मान रखा, उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया और उनको अच्छे पोर्टफोलियो जो चाहते थे वो मिले। गृह मंत्रालय नहीं मिला, बाकी उनको सारे बड़े जो पावरफुल मिनिस्ट्रीज होती है उनको दी गई।